Hello students, welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh Suryavanshi and today we are going to discuss about the internal environment. बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी वो चल रहा था बिजनेस इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और आज हम उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट कवर करने वाले हैं। आज जो बात होगी वो इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाली है। सारी कहानी इन दो इन्वायरमेंट के अगल बगल घूमती है, रिवॉल्व करती है। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। और सबसे पहले हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, पढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो और तरीके में डिवाइडेड होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो जिसके ऊपर आज की क्लास है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट सिंपल और आसान भाषा में समझिएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के हाथ में होता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के हाथ में नहीं होता है। ठीक। तीसरा, इंटरनल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो थोड़ा लिमिटेड पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पड़ता है। जैसे कि मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हो गया। अब किसी भी बिजनेस को हो सकता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो उनको बहुत फर्क पड़ा हो, पॉजिटिवली या निगेटिवली, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इफेक्ट पड़ा हो। ठीक है, तो वो कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा भैया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उसका फर्क बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर पड़ेगा और बहुत लार्ज इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसका इफेक्ट थोड़ा सीमित होता है, थोड़ा लिमिटेड होता है। अब कुछ बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करते समय। एक बिजनेस का काम होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को समझे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट को फर्क डालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब यहां पे यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज मतलब उनके कुछ संस्कार, उनके आदर्श, उनके प्रिंसिपल्स, उनके उसूल्स। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, टाटा कंपनी का मान लीजिए वैल्यू है कि हम कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी गाड़ी की सर्विस अपने कस्टमर्स को देंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी अपने कस्टमर्स को देंगे, और जो ऐसी गाड़ी देंगे जो मजबूत हो, मतलब उनकी प्रोटेक्शन कर सके। आप जानते हैं टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। ऐसी गाड़ियां जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो, और ऐसी गाड़ियां जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली अफोर्डेबल हो। कस्टमर्स को प्रीमियम सेटिस्फैक्शन देने का वादा करती है टाटा कंपनी। तो भाई उनके कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है? कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन। तो वैल्यू सिस्टम मतलब आपके आदर्श, किस वैल्यू पे आप काम कर रहे हैं, किस वैल्यू के तहत आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, किन वैल्यूज पे आपको ध्यान देना है और कौन सी वैल्यूज आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सोशल वेलफेयर करना, पॉल्यूशन ना करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवा देना। ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज पे आप काम कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट देना मतलब फेयर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, प्राइसेस रीजनेबल रखना, बहुत ज्यादा हाई मत रखना। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे नमक बनाने वाली कंपनी है टाटा, अब टाटा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो टाटा का नमक है जो घर घर तक पहुंच रहा है वो हर दुकान दुकान तक पहुंचे, मतलब अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अब नमक क्योंकि भैया बेसिक नेसेसिटी है तो 12 या 14 रुपए किलो मिल जाता है, एक पैकेट में आता है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है, एंड हर दुकान पे नमक मिलता है, ये उसकी अवेलेबिलिटी है। तो अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी का ध्यान देना। अगर कोई भी इंप्लॉय को कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी हेल्प करना, ये सारी किसी भी कंपनी की क्या हो जाती है? वैल्यू सिस्टम में आता है कि आपके क्या आदर्श हैं, क्या उसूल है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चों मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की। बेटा किसी भी कंपनी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक विजन और एक मिशन। सबसे पहले आती है बात विजन की। विजन मतलब होता है दूरदृष्टि। हम अपनी कंपनी को 20 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान, दैट इज विजन। अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन होता है शॉर्ट टर्म, कि भैया हम अपनी कंपनी में एक महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, या 2 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। यह है मिशन, 2 साल का मिशन।
3 साल का मिशन, 1 साल का मिशन। तो हर कंपनी को अपना विजन और मिशन दोनों ही पता होना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हर कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया 1 महीने में 2 लाख रुपए की सेल करनी है, 2 महीने में 4 लाख रुपए की सेल करनी है, 3 महीने में 8 लाख रुपए की सेल करनी है। तो वो उनके अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए विजन, आपका विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। बात करता हूं थर्ड की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर बैकग्राउंड, हर एक्सपीरियंस के लोग हैं। उन लोगों को संगठित करके रखना और कोऑर्डिनेट करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए जरूरी है फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भी 4 तरीके के होते हैं। अगर मैं फॉर्मल वाइज देखूं तो भैया, फॉर्मेलिटी वाइज देखूं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, है ना, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, बातचीत जो होगी वो फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, बेसिक स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपको ऑर्गेनाइजिंग में और ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। बस अभी आपको इतना समझना है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फंक्शन वाइज बात, जैसे भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, या आप कह लो भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को और लोगों को डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हाँ भाई, बात कर लेते हैं, मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है, कितने हेल्दी इन्वायरमेंट में आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं, है ना, आपका इन्वायरमेंट हेल्दी है या नहीं, बेसिक फैसिलिटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं, जैसे कि पानी, जैसे कि वेंटिलेशन, जैसे कि आप समझ लो बेसिक नेसेसिटीज, प्रॉपर कैंटीन, प्रॉपर रेस्ट इंटरवल, आप उनको आराम करने का मौका भी दीजिए, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आराम करेंगे तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो भैया कहने का मतलब है कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। उसके बाद आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हो, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है। अब एम्प्लॉइज कैसे हैं, एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आलसी तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसकी बात होती है। ठीक, लेबर यूनियन देखते हैं। लेबर यूनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ सामान प्रोड्यूस कर रही है तो फैक्ट्री जरूर चलाती होगी, कोई इंडस्ट्री जरूर चलाती होगी। वहां पे जो लेबर्स काम करते हैं उनके लिए यूनियन बना दी जाती है कि अगर लेबर्स को कोई दिक्कत हो तो वो अपने यूनियन लीडर से कह सकता है। अब लेबर यूनियंस आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, क्या कोई विद्रोह तो नहीं है आपका, मतलब आपका मतलब मैनेजमेंट का और लेबर्स का? अगर ऐसा कोई विद्रोह है तो उसका फर्क भी पड़ेगा, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। और लास्ट आता है फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कैसी है? अगर गुड क्वालिटी की है तो अच्छी बात है, बैड क्वालिटी की है तो उसको इंप्रूव करिए। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की बात करूं तो आज के डेट पे कोई भी कंपनी बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प के तो 2 कदम आगे बढ़ा नहीं सकती है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस करे चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस करे। टेक्नोलॉजी कदम कदम पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपके अंदर कैसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं है, इन सारी चीजों का फर्क हमारे बिजनेस पे पड़ता है। और ये सारी चीजें यकीन मानिएगा कंट्रोलेबल है भाई, ये कंट्रोल की जा सकती हैं, तुम्हारे हाथ में, तुम कंट्रोल करो या ना करो। ठीक है जी, ये हो गया आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर मैं इधर आ जाता हूं, और वैसे तो आज क्लास हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू इसका भी दे देता हूं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट जिनका इफेक्ट छोटे लेवल पे पड़ता है, और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट जिनका इफेक्ट लार्ज लेवल पे पड़ता है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो भैया बोर्ड्स के लिए ये जो टॉपिक है, ये आपके लिए, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि टॉपिक आना है, आना ही आना है, इसमें कोई भी शंका, कोई भी दो राय मुझे तो नहीं है, आना ही है। पिछले बहुत सालों से लगातार आता जा रहा है। अब हाँ, एमसीक्यू आ जाए, लार्ज क्वेश्चन आ जाए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से निकलते हैं लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन। यहां पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही टॉपिक है कि भैया टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिकल, ये सब इन्वायरमेंट कौन से होता है। अगर मैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो भैया देश की जो सत्ता किस पार्टी के पास है, वो जो सत्ता जिस पार्टी के पास है वो बिजनेस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है,
ये सारी चीजें कहां आती हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। लीगल की बात करूं तो लीगल मतलब आता है बेटा कोर्ट का कोई ऑर्डर, किसी कमीशन का कोई ऑर्डर, जैसे भैया इलेक्शन कमीशन ने लगा दी धारा 144, तो वो लीगल ऑर्डर में आ जाएगा। किसी कोर्ट ने किसी प्रोडक्ट का को बनना बैन कर दिया हो, ठीक है, जैसे एसिड की बिक्री पे रोक लगा दी गई, कहा गया जो आधार कार्ड दिखाएगा उसी को एसिड मिलेगा, कोर्ट ने कहा था, तो लीगल इन्वायरमेंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करूं तो भैया आजकल आप जानते ही हो, है ना, आजकल पहले आज से 10 साल पहले साइबर कैफे वाले बहुत पैसा कमाते थे, क्योंकि इंटरनेट मार्केट में नई नई चीज थी और लोग जाते थे, अपना रेलवे का टिकट बुक कराना है, फॉर्म चेक करना है, फॉर्म भरना है, बच्चों का रिजल्ट देखना हो, तो आदमी साइबर कैफे जाता था। आज किसी को साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में कंप्यूटर है। अब जैसे रेलवे की टिकट, भैया पहले खिड़की पे जाके स्टेशन पे जाते थे और खिड़की पे जाते थे जहां ट्रेन की टिकट बुक होती है, और वहां से टिकट लेके आते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए, आप फोन पे ही टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं भी जाना हो आपको, दुनिया में कहीं भी जाना हो, फोन पे टिकट बुक हो जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब ग्लोबल क्या चल रहा है भैया, पूरी देश दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर, उसका फर्क पड़ा, कैसे पड़ा? क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए, इंडिया में भी पेट्रोलियम के रेट हाई हो गए, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो भैया यहां पे ये हो जाता है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और ये हो जाता है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आपके कस्टमर कैसे हैं, ब्रांड लॉयल है कि नहीं है, उनके अंदर ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं है, ये देखना है। कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूं तो कोई ना कोई मेरा कॉम्पिटिटर तो होगा ही होगा, जैसे पेप्सी का कॉम्पिटिटर कोको कोला, है ना, और आप कह दो अगर आइसक्रीम की बात करें तो मदर डेयरी का कॉम्पिटिटर कौन हो गया? क्वालिटी वॉल्स। तो हर चीज में कंपटीशन तो है। डोमिनोज का कॉम्पिटिटर पिज्जा हट, हर चीज में कंपटीशन है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स का कॉम्पिटिशन बर्गर किंग। तो कॉम्पिटिटर्स आपके कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए, आप क्या कर रहे हो? मार्केट कैसा है आपका? मार्केट सैचुरेटेड है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, या आपकी मोनोपोली है आपके मार्केट में, जैसे रेलवेज की। सप्लायर आपके कैसे हैं, कितने अच्छे सप्लायर हैं, आपको रॉ मटेरियल वगैरह देते हैं नहीं देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं कि नहीं देते हैं। लास्ट आता है आपका इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब होता है बच्चों कि जो आपके एजेंट्स हैं, जो बिचौलिए हैं, जो आपके प्रोडक्ट को होलसेलर से लेके, मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, वो कैसे हैं? या जो बिजनेस के आपके अदर पार्टनर्स हैं वो कैसे हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये पूरा हो जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये चार्ट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी गेस नहीं लगा सकते हो। आप जब पहला पेपर दोगे हाफ एली प्री बोर्ड का, आपको बच्चों पता लग जाएगा कि ये चार्ट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट की सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो की सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक चार्ट में ही बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे छुपा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया कि क्या कुछ और हमको देखना है। सबसे पहले फर्म है, एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो जाए, स्टोर कर जाए, घर कर जाए अभी के अभी। सबसे पहले क्या आता है? हाँ भाई, तो सबसे पहले आता है आपका फर्म। फर्म में कौन कौन आता है? इंटरमीडियरीज, पिंक वाला मार्केट, जो पिंक में पहले उसको पढ़ते हैं। इंटरमीडियरीज, मार्केट, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आती है और कॉम्पिटिटर्स आते हैं। मतलब कि ये मैक्रो इन्वायरमेंट है। फिर अगर आप मैक्रो इन्वायरमेंट में चले जाओगे तो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल और गवर्नमेंट, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी रहती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आज की जो हमारी क्लास थी उस तक सीमित रहते हैं। आज बात करने वाले थे इंटरनल इन्वायरमेंट की। तो इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द कल्चर। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कैसे हैं, काम कर रहे हैं नहीं अच्छे से कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कैसे हैं, इवेंट्स एंड फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 वर्ड, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके पास ये पावर है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो इंफ्लुएंस कर सकते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ये एबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और खासकर अपने ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को तो बदल ही सकते हैं। भाई मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को कैसा बदला जा सकता है। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहां पे जो उसका मैनेजमेंट है वो हमेशा कहता है वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है, हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है, वहां के एम्प्लॉइज भी एक दिन उसको मानने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लिए अड्डा 24/7 की टीम में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों का सेटिस्फैक्शन, बच्चा सेटिस्फाइड रहे, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आए,
ठीक है, और जो हम उसके लिए हेल्प कर पा रहे हैं, कोई शॉर्ट्स बना रहे हैं, कोई जनरल वीडियोस बना रहे हैं, वो उसको अच्छी लगे, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो वैल्यू सिस्टम कभी कभी क्या होगा कि भाई अगर बार बार मैनेजमेंट कहता रहेगा कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो हम भी ऐसा ही करने लगेंगे। मतलब एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बार बार कहने, रिपीटेडली कहने से ही चलता है। दोस्त फैक्टर्स आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, और ये सारे एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए ये बिजनेस के कंट्रोल में ही रहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक बार और देखते हैं कि यहां पे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बहुत ज्यादा देखता है कि भैया क्या आपका एनवायरनमेंट होगा इंटरनली। मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसा है अपने एम्प्लॉयज को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने को लेके। बिजनेस की क्या पॉलिसीज हैं, क्या कुछ पॉलिसीज में बिजनेस काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि आपके फिजिकल रिसोर्सेज, मैंने बताया ना अभी पिछले वाले चार्ट में, वो क्रीम वाले चार्ट में, वहां पे लिखा था ना फिजिकल रिसोर्सेज। तो यही है कि फिजिकल रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, जितने अच्छे होंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज के फीचर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स आपके कैसे हैं क्वालिटी वाइज। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड आप कौन सा यूज करते हो, आप लेबर्स का यूज करते हो, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो, या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, कहां से मिलती है। ठीक, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कितना पार्टिसिपेशन है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सपर्ट्स होने चाहिए अलग अलग फील्ड के, है ना, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस को ग्रो करने में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेज करने में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉय से बातचीत करने में, तब जाके वो अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएंगे। इन सारी चीजों का, और जितनी चीजें पीछे लिखी है, इन सारी चीजों का सीधा संबंध बनता है इंटरनल इन्वायरमेंट से। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, प्रभावशाली फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग पे फर्क डालते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है इन फैक्टर्स के ऊपर। बिजनेस जैसे चाहे इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो लगाम अपने हाथ से खींच भी सकता है और चाहे तो लगाम ढीली भी छोड़ सकता है। ढीली छोड़ेंगे तो नुकसान होना तय, अगर लगाम पकड़ के रखेंगे तो फिर रेस जीतना तय है। इतनी सी बात है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बहुत ईजी है, सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपको देखना है हमारा पार्ट 3, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हर एक बारीक से बारीक डिटेल। तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ।